हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। व्हेन यू आर सीइंग दिस वीडियो, हम लोग बेटा रेडिएशन के बारे में बात कर रहे थे। उसमें काफी कुछ बात हो चुकी थी, काफी कुछ बात होनी है। आज हम लोग रेडिएशन का थोड़ा दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे। कल हम लोग ये जान पाए कि रेडिएशन क्या होता है, उसको कैसे ऑब्जर्व किया जाता, रेडिएशन मीन्स क्या होता वो। फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि एक एप्पल है, एक डार्क रूम में रखा है, नहीं दिखेगा, लेकिन एक हॉट, वेरी हॉट आयरन बार है जिसका कलर रेड है, वो दिखेगा। क्यों दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्या कहानी है, वो सब बताया गया हूं। आज थोड़ा सा रेडिएशन को और करते हैं, और आज हम लोग क्या क्या सीख लेंगे। some more concept of radiation। अब देखना, ध्यान से सुनना। देख, अगर जो मान लो ये कोई सरफेस है, ये क्या है, ये कोई सरफेस है, और इस पे रे, हीट रे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे लिख लो हीट वेव। हीट वेव ऐसे मान लो फॉल हुआ, तो इसके कई कई एक्सपेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि ये हो सकता है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट लाइट, बिकॉज यहां पे हम लोग एक पूरा वेव का स्पेक्ट्रम बोल रहा हूं। मतलब रियल में कहने का मतलब वो हो सकता है कि ये लाइट जो है वो मतलब इंफ्रारेड भी हो, रेज है। ये क्या है, ये रे है या ईएम वेव है। अब वो हो सकता है कि लाइट है, वो हो सकता है कि लाइट है, लेकिन इस केस में मैं क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस सरफेस पे पड़ा। तो तीन कहानी हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो सरफेस पे पड़ के कुछ वेव रिफ्लेक्ट हो जाए, ये रिफ्लेक्ट हो गया, या हो सकता है कि कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब हो गया, और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया। कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया, तो जो जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में चला गया, तो हो गया रिफ्लेक्शन। कुछ सरफेस से एब्जॉर्ब कर लिया तो हो गया एब्जॉर्प्शन, और कुछ इस सरफेस को पार कर गया तो उसको बोल गए ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब लिखो, when इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे ब्रैकेट में लिख लो हीट वेव, strike with the surface, then three phenomena are possible। कौन? Three phenomena are possible। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा एब्जॉर्प्शन, और तीसरा ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटेंस बोलते हैं उसको। ऐसा हो सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक होता है आर, आर होता है एनर्जी रेडिएटेड, इसको अच्छे से लिख दो, एनर्जी रेडिएटेड
ड्यू टू रिफ्लेक्शन अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। ठीक है, मैंने मान लिया, क्या मैंने मान लिया, R इज इक्वल टू हो जाता है ई आर अपॉन ई आई। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस। ऑब्वियस ही बात समझ में आ रहा होगा कि अगर जो मान लो 80 रे ऑफ इंसिडेंट हुआ तो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ तो उन दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, कभी ऐसा पूरा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ पूरा का पूरा एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गया। हमेशा बिल्कुल कभी कुछ न कुछ उसमें एब्जॉर्ब होगा ही, कुछ न कुछ ट्रांसमिट भी होगा ही। तो उस केस में R इज ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए, R इज लेस देन 1। ठीक है, अच्छा, ये फर्स्ट। दूसरा इसी तरह आता है ए क्या होता है, अच्छा, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर स्मॉल ए, ये होता है एनर्जी एब्जॉर्ब एट सरफेस अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। यानी A इज इक्वल टू होता है ई ए अपॉन ई आई। थर्ड वन जो होता है वो अपने से लिख लेना, थर्ड होता है ई टी। टी क्या होता है, ई टी अपॉन ई आई। ठीक है, अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनना, हो गया ना, मिटाऊं, मिटा दूं? इसको भी क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटेंस, और इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बेंस। ठीक है, अब मजे वाली बात, जो मजेदार बात बताता हूं वो मैं मिटा रहा हूं। आर ए टी यानी ई आर ई आई ई ए ई आई ई टी ई आई, या ई आर प्लस ई ए प्लस ई टी अपॉन ई आई। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर जो एक नंबर ले लिया 100 इंसिडेंट लाइट हुआ, 100 हुआ, तो 100 में हो सकता है कि 60 रिफ्लेक्ट हो गया, 60 रिफ्लेक्ट हो गया, 20 एब्जॉर्ब हो गया, या 10 एब्जॉर्ब हो गया, और 30 क्या हुआ, ट्रांसमिट हो गया। तो इन तीनों को जोड़ के कितना हुआ, 100। ये कितना है, 100। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ई आई अपॉन ई आई, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1। कहने का मतलब R प्लस ए प्लस टी ये होता है 1। अगर जो ध्यान से सुनना, अगर जो ध्यान से कोई बॉडी है जो
बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसकी आर की वैल्यू, आर ज्यादा होगा, ये क्या हो जाएगा, कम। अरे भैया मान लो कि 80 रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, उसमें 70 रिफ्लेक्ट हो गया है, तो तुमको नहीं लग रहा ए कम हो जाएगा? तो एक बढ़ेगा तो एक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम। जब एक बढ़ेगा एक ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो मतलब हमेशा बैलेंस बना रहेगा, और बैलेंस बना रहेगा तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए, एक के बराबर आ जाना चाहिए। अच्छा, फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आर की वैल्यू कितने होना चाहिए, 1। आर की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। देन ए प्लस टी का क्या होना चाहिए, 0। ए प्लस टी क्या होना चाहिए, 0। मतलब पूरा का पूरा, परफेक्टली का मतलब पूरा का पूरा रे चाहे वेव रिफ्लेक्ट हो जाए। इसी तरह फॉर कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन, अगर जो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होगा, पूरा का पूरा, ये ए हो गया, ये हो गया। अच्छा, फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ए शुड बी 1। ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। ये याद रखेंगे, ये क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्टेंस, या आगे चल के इसी को क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर। लिख लीजिए इतना। एक बात मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूं, ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है, इसलिए वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके देखिए, वीडियो को धीरे धीरे देखिए, एक ही बार में कंप्लीट करके देखिए। ये नहीं कि 10 मिनट देखे फिर चले गए, फिर खाना खा के आए फिर देखे, तो पूरा हवा गोल हो जाएगा। ये जो रेडिएशन का टॉपिक है, कंडक्शन का तो कुछ समझ में आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि उसके सारे कॉन्सेप्ट जो थे करंट से लगभग सिमिलर थे। इस केस में थोड़ा, और इसीलिए आज मैं सीरियस भी हूं। देखो आज मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, आज एकदम सीरियसली इसीलिए पढ़ा रहा हूं, बिकॉज दिस टॉपिक इज न्यू फॉर यू। ओके, जस्ट राइट डाउन, आई एम गोइंग टू इरेज इट। ओके, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर जो बॉडी परफेक्टली रिफ्लेक्ट, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा तो आर की वैल्यू 1 हो जाएगा, और अगर जो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, कुछ और बात कर ले। हालांकि कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस चाहे एब्जॉर्बटेंस या ट्रांसमिटेंस जो भी है वो एनर्जी का रेशियो है, इसलिए क्या होगा, यूनिट लेस होगा, RAT, आर यूनिट लेस। क्यों, क्योंकि ER/EI, ये जूल, ये भी जूल, चाहे ये कैलोरी ये क्या हो जाएगा, 1। डायमेंशन लेस भी है। ठीक है बेटा, यहां तक सही हो। अच्छा, अब हेडिंग डालिए, इमिसिव पावर, या इसी को क्या बोलते हैं, इमिटेंस।
अच्छा, पढ़ाते पढ़ाते ऐसा आपको लगेगा कि जो इमिटेंस है या कोई भी बॉडी इमिट करती है रेडिएशन और कोई बॉडी रिफ्लेक्ट करती है, ये दोनों दो बात है, ये दोनों दो बात है। इमिशन इज अनदर प्रोसेस, रिफ्लेक्शन इज अनदर प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन the same ray of light which incident on the body is reflected back, but in the case of emission or new light, a new ray, a new electromagnetic wave radiated by the body. लिख लो, क्या लिखो? The process of emission and reflection are totally different. The process of emission and reflection are totally different. Why it is different? In the process of emission, body radiate electromagnetic wave from it, चाहे फ्रॉम इनसाइड इट, फ्रॉम इट लिख लो, फ्रॉम इट मतलब बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट होता है। रेडिएट का मतलब होता है निकलना ना, रेडिएट का मतलब होता है निकलना, लाइन छोड़ के। बट इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, द electromagnetic wave which incident on the body is reflected back in the same medium, in the same medium, in the same medium। अच्छा, अब हम लोग इमिसिव पावर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अगर जो मान लो ये कोई बॉडी है, बॉडी है, when we heat up या मैं ये कह दूं टेम्परेचर ऑफ बॉडी ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, body will radiate energy, body will radiate energy, body will radiate energy। कैसे? in the form of heat, in the form of heat। ऐसे रेडिएट करेगी। अच्छा, या ऐसे कहेंगे हीट, या तो क्या कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, तो इमिसिव पावर क्या होता है? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ये कितना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करेगा, दैट डिपेंड अपॉन इट्स एरिया। भाई, दैट डिपेंड अपॉन इट्स एरिया। कोई दिक्कत? मतलब कहने का मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा हीट को मतलब रेडिएट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या होगा? एनर्जी रेडिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। या मैंने मान लिया इसको क्या मान लिया? क्यू। क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अच्छा, जितना ज्यादा टाइम के लिए होगा उतना ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा रे भाई। तो इसका मतलब ये फर्स्ट, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्यू इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इन दोनों को मिलाओगे तो Q इज इक्वल टू EAT, where E is proportionality constant called emissive power। कंफ्यूजन क्या है? तू साला E को समझ लेगा क्या एनर्जी, ऐसा बिल्कुल समझेंगे नहीं। मैं लिख लूंगा, लिख दे रहा हूं। E को रेडिएशन के चैप्टर में एनर्जी नहीं समझेंगे। ये बात मैं नोट में लिख दे रहा हूं। मस्ट टेक केयर अबाउट नोटेशन, मस्ट टेक केयर अबाउट नोटेशन। हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? यहां तक सेफ हो? When I will heat up the body, then temperature of the body, of course, greater than temperature of the surrounding. Then I have already discussed, if this phenomena is happen, तो इसमें बॉडी रेडिएट करेगा, ऐसा नहीं एब्जॉर्ब भी करेगा। ये तो मतलब देखो, रेडिएशन मतलब इमिशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस तो दोनों समय सेम होगा ही होगा, लेकिन रेडिएशन जो इमिशन का जो प्रोसेस है या इमिशन के द्वारा जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो ज्यादा अमाउंट में रेडिएट हो रही है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है? अच्छा, किसी किसी बुक में ई को स्मॉल ई से भी डिनोट किया गया है। इन सम बुक ई इज डिनोटेड बाय ई ना, स्मॉल ई से। मैं यहां पे रिजर्व कर दिया इमिसिव पावर। इट इज नॉट एनर्जी, इट इज नॉट एनर्जी, इट इज इमिसिव पावर। ठीक है? अच्छा, अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। या इमिसिव पावर, इमिसिव पावर ये क्या हो जाएगा? Q अपॉन AT। मतलब ध्यान से सुनिएगा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकेंड में कोई बॉडी जितना एनर्जी रेडिएट करती है वही उसका इमिसिव पावर होता है। इमिसिव पावर का मतलब नॉर्मल मीनिंग क्या है, जनरल मीनिंग क्या है? टेंडेंसी टू इमिट एनर्जी पर यूनिट एरिया in 1 second, in 1 second। कहने का मतलब हिंदी में लिख दो बाबू, इमिसिव पावर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकेंड में जितना एनर्जी रेडिएट हो रहा है वही उस ऑब्जेक्ट की इमिसिव पावर है, वही उस ऑब्जेक्ट की इमिसिव पावर है। अच्छा, इसका एक और, इसको ऐसे लिख भी सकते हैं क्या? एनर्जी रिलीज ड्यू टू थर्मल इंटरनल एनर्जी, मतलब एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स इंटरनल टेम्परेचर। ये क्यों क्या है? इंटरनल टेम्परेचर ही तो है। ये क्या है? इसको क्या लिखेंगे? एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी
ड्यू टू इट्स इंटरनल टेम्परेचर अपॉन एरिया इंटू टाइम, एरिया इंटू टाइम। सेफ हो, सेफ हो। अच्छा, मिटा दूं। हर एक चीज नया है, इसलिए बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इमिसिव पावर डिपेंड अपॉन ये किस पे डिपेंड करेगा? तुमको नहीं लग रहा है? कोई भी चीज कितना एनर्जी रेडिएट करेगी, ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। कोई दिक्कत? तो ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। दूसरा, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। एंड थर्ड वन, डिपेंड अपॉन वेवलेंथ। डिपेंड अपॉन वेवलेंथ, डिपेंड अपॉन वेवलेंथ, डिपेंड अपॉन वेवलेंथ। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देखो ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनना। कोई बॉडी अपने अंदर से कितना हीट एनर्जी रेडिएट करेगी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी ही होगी। आप इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। जैसे ध्यान से सुनिए, सारे बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होता है, मतलब हीट स्टोर करने की टेंडेंसी अलग अलग होती है। ठीक उसी तरह हीट रिलीज करने की भी टेंडेंसी अलग अलग होती है, और यही हीट रिलीज करने की टेंडेंसी अलग अलग को इमिसिव पावर बोलते हैं। इसका मतलब कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ज्यादा हीट एनर्जी रेडिएट करती होगी, और कुछ बॉडी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कम हीट एनर्जी रेडिएट करती होगी, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी हो जाएगी। अच्छा, दूसरा, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये ऑफ कोर्स सही बात है। अगर जो मान लो कि कोई बॉडी 300 डिग्री सेल्सियस पे है और कोई बॉडी 500 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस पे है, तो कौन ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा? 500 डिग्री सेल्सियस वाले पे। और आगे ये हम लोग चल के आगे पढ़ेंगे क्या, कि जो इमिसिव पावर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के पावर 4। डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ के बारे में मैं बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर जो एक बॉडी मान लो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है, सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स हीट रेडिएट करेगा। हीट रेडिएट करने का मतलब, हीट एनर्जी रेडिएट करने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा। ये मान लो कि ये बॉडी है, ये टीबी है, और ये मान लो कि ये सराउंडिंग है ना, ये सराउंडिंग है, और ये मान लो टीएस है। टीबी इज ग्रेटर देन टीएस,
body will radiate heat energy in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी मैं बोल दे रहा हूं, वो लिख लो, क्योंकि हो सकता है नहीं, ये मार्कर को मैं चेंज कर रहा हूं। क्या मैं बोला? When temperature of body is greater than temperature of the surrounding, of course it will radiate the heat in the form of electromagnetic wave. In the form of हाँ थोड़ा सा डल दिख रहा है, in the form of electromagnetic wave। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा तो ऐसा जरूरी थोड़ी कि एक ही टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा भाई, 1000 वेव निकलेगा, 1000। मैं एक बात तुमको बल्कि कहो तो मैं लिखवा दूं, जो हीट एनर्जी रेट जो थर्मल रेडिएशन का वेवलेंथ का जो रेंज होता है, रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ थर्मल रेडिएशन इज 3 इंटू 10 के पावर -4 टू, थोड़ा मैं डेटा को अच्छे से देख लूं, 4 इंटू 10 के पावर 4 टू 8 इंटू 10 के पावर -7। मतलब इतना से इतने रेंज का वेवलेंथ रिलीज कर सकता है या रेडिएट कर सकता है। और इसका मतलब ये 10 के पावर -4, ये 10 के पावर -7, मतलब ये कितना, 10 के पावर 3 टाइप्स ऑफ वेव। मतलब 1000 टाइप्स ऑफ वेवलेंथ इट कैन रेडिएट ड्यू टू थर्मल रेडिएशन। ड्यू टू थर्मल रेडिएशन। अब देखना, ध्यान से सुनना, तो जरूरी थोड़े है कि सब में वो मतलब होगा ही होगा, जरूरी थोड़े। अब मैं बोला ना कि थर्मल रेडिएशन कितना, उससे हो सकता है कि 1000 टाइप का वेवलेंथ का एनर्जी निकलता हो, 1000। तो 1000 में, अब देखो ध्यान से सुनना, हो सकता है कि मान लो, सपोज करो इस बॉडी ने मान लो कि 500 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाला। अब उसमें हो सकता है कि 430 वेवलेंथ निकाला, जिसका एक्स है 430 का, और मान लो कि 20, 35, 4 ये अलग अलग वेवलेंथ है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये एम है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका निकला? 430 का। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा ध्यान से कि इस बॉडी का इमिसिव पावर इस वेवलेंथ के लिए ज्यादा है, इस बॉडी का इस टेम्परेचर पे इस वेवलेंथ के लिए ज्यादा है। मतलब हम लोग इमिसिव पावर फॉर ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, फॉर ए पार्टिकुलर वेवलेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं। इमिसिव पावर फॉर अ particular wavelength is Q equal to E lambda AT। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब मैं बोलूंगा, यदि मैं बोलूं इफ इमिसिव पावर फॉर लैम्डा इज मान लो 60%, कितना? 60%। इसका मतलब
जितना वो बॉडी रेडिएट कर रही है एनर्जी, उसमें इस पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो एनर्जी रेडिएशन है वो 60% है। कितना है? 60% है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं और इजी मैनर में पढ़ा रहा हूं। आपको अगर जो वीडियो में कोई दिक्कत है तो आप बार बार रिपीट करके देखिए। आई रिक्वेस्ट टू यू। अच्छा, ये हाथ नहीं जोड़ा। देखिए बेटा, क्या है, आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे इसमें आपका लॉस होगा, मेरा कुछ भी लॉस नहीं होगा। मुझे पेमेंट, सैलरी सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देखते रहिए। और अगर जो आप लोग मान लीजिए बढ़ेंगे आगे तो हम लोग को ज्यादा खुशी होगी, यही बस लिमिट है, दायरा है। पैसा तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो भी हमें मिलेगा और पढ़ेंगे तो भी मिलेगा। पैसे में कोई दिक्कत नहीं होगी, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अब वो अलग बात है कि खुशी, अब जब आप लोग कुछ आगे लाइफ में कर जाएंगे तो अपने को खुशी होगी, नहीं कर पाएंगे तो खुशी नहीं होगी, लेकिन पैसा मिलेगा। Yes, I know money is not about which can be not related to happiness, लेकिन फिर भी पैसा मिलेगा, कोई उससे दो राय वाली बात नहीं है। कहने का मतलब, अगर जो आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अपना बिगाड़ेंगे और जो पढ़ेंगे तो आप अपना भविष्य को मतलब सिक्योर करेंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस, बट यू जस्ट फोकस ऑन द टॉपिक। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर जो ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप के वेवलेंथ से हो, 1000 टाइप के वेवलेंथ हो। उसमें हो सकता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी रेडिएट हो रहा होगा। और मैं बता दिया कितना रेंज होता है, इतना 4 × 10 के पावर -14 से, और ये मीटर में है, ये भी लिख दूं, ये मीटर में है। इतने 10 के पावर 3 टाइप्स ऑफ वेवलेंथ रेडिएट होगा। उसमें हो सकता है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का ज्यादा होगा। कोई दिक्कत है? 500। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर जो 60% है, इसका मतलब क्या लिखा गया, क्या मतलब मैं समझाया कि मतलब अगर जो वो बॉडी एनर्जी रेडिएट कर रही है तो उसमें जो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो एनर्जी है वो 60% है। मतलब उस अगर जो 60 है और ये बोल दिया ई लैम्डा, ये मान लो x मान लिया, ये y मान लिया और ये मान लिया 30%, तो मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, इमिसिव पावर ऑफ दिस बॉडी एट दिस टेम्परेचर फॉर दिस वेवलेंथ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस वेवलेंथ। Emissive power for a particular wavelength at a particular temperature. At a particular temperature. ये लिख ले, इसका मतलब समझो, इसको लिखो। इसका मतलब इमिसिव पावर उस बॉडी का उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लैम्डा एक्स के लिए ज्यादा है और लैम्डा वाई के लिए कम है। लैम्डा वाई के लिए कम है। अब ये मान लो, ये सपोज करो कि ये मैंने मान लिया, ये बॉडी मान लो बी है और ये सपोज करो कि मैं मान लिया आयरन है। और दूसरी बॉडी मान लो कि अगर जो मैं मान लिया, ये मान लो सपोज करो ये बॉडी है और ये मान लो कॉपर मैंने मान लिया और ये टीसी मान लिया, टीसी इज ग्रेटर देन टीएस। तो यहां पे अगर जो मैं लिखूं एनर्जी ईएम फॉर लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 20% और ई एम इक्वल टू लैम्डा वाई इज इक्वल टू 70%, तो मैं ये कहूंगा, और दोनों का टेम्परेचर मान लो कि इसमें लिखा है, क्या लिख दिया, गिवन टीसी इक्वल टू टीबी। मतलब मान लो सपोज करो इसका 50 डिग्री सेल्सियस पे है, इसका भी 50 डिग्री सेल्सियस पे है, तो मैं बोलूंगा 50 डिग्री सेल्सियस पे इस बॉडी का इमिसिव पावर लैम्डा एक्स के लिए ज्यादा है, लैम्डा वाई के लिए कम है। ठीक उसी तरह इस कॉपर के मटेरियल में
वो इसी 50 डिग्री पे लैम्डा वाई का जो इमिसिव पावर है वो लैम्डा एक्स से कम है। इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि द कंसेप्ट ऑफ इमिटेंस या इमिसिव पावर गिव द आइडिया अबाउट, पहले लिखो लिखो ऐसे लिखो लिखो, व्हाट इंफॉर्मेशन we are able to take by the concept of emissive power. Emissive power. तो आंसर में लिखो, with the help of emissive power we can comparison the energy, the wavelength of energy radiated of two wavelength of same body at a particular temperature. At a particular temperature. अच्छा, इमिसिव पावर के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए? हम लोगों को वेवलेंथ चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, और ये चाहिए कि वो अमाउंट ऑफ हीट 1 मीटर पर 1 यूनिट एरिया में 1 सेकेंड में कितना निकल रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, तो लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर टू कैलकुलेट इमिसिव पावर, टू कैलकुलेट इमिसिव पावर। आंसर में लिखिए, टू कैलकुलेट इमिसिव पावर फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर giving a wavelength of particular, giving the energy of particular wavelength and how much it radiate that energy in 1 meter square area in 1 second. कहने का मतलब, एक लाइन में मैं बता दूं, आप लिखना है हिंदी में लिख सकते हैं, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का एनर्जी रेडिएट 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकेंड में जितना रेडिएट होता है उसी को बोलते हैं इमिसिव पावर एट दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और करते हैं। तो E इज इक्वल टू कितना होता है? Q अपॉन ए टी। अगर जो यूनिट की बात करें तो यूनिट कितना हो जाएगा? जूल सेकेंड मीटर स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं? वॉट। तो होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। यूनिट डायमेंशन क्या लिख लेंगे? डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन टी इंटू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसल, ये हो जाएगा एम टी माइनस 3, एम टी माइनस 3। ये क्या हो गया इसका यूनिट। अच्छा, क्या इमिसिव पावर है? नो, इमिसिव पावर इज नॉट अ पावर वर्क डन अपॉन टाइम, ये नहीं है। इमिसिव पावर एक कॉन्सेप्ट है जो पावर
से डिफरेंट है। कोई दिक्कत? क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। और इमिसिव पावर का यूनिट क्या है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसी बात को आगे चल के हम लोग इंटेंसिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंटेंसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, खैर उतना नहीं, आप लोग इतना कर लीजिए। अच्छा, अब हेडिंग डालिए एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर, क्या हेडिंग डालिए? एब्जॉर्प्टिव पावर। इसका भी सेम कंसेप्ट, इसका भी सेम कंसेप्ट है, लेकिन इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है। इसका कंसेप्ट अलग है। हाँ, बस 3-4 मिनट में खत्म कर रहा है एब्जॉर्प्टिव पावर का। जैसे वही एब्जॉर्प्टिव पावर को ही क्या ए बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है? वही सिमिलर, ए इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब, चाहे इसी को क्या लिखेंगे? हीट एब्जॉर्ब अपॉन ई इंसिडेंट। मजे की बात क्या है? यूनिट लेस है, अभी बताया था। डायमेंशन लेस है, अभी बता दिया था। अच्छा, इससे भी वही आइडिया होता है। इफ ए लैम्डा इज इक्वल टू ई लैम्डा अपॉन ई इंसिडेंट। कहने का मतलब अगर जो ए की वैल्यू 60% है, इसका मतलब ये समझो कि अगर जो कोई लाइट, कोई रे या रेडिएशन उस पर इंसिडेंट हो रहा है, तो 60% एब्जॉर्ब कर ले रहा है और 30% कुछ भी कर रहा है, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि 60% एब्जॉर्ब किया और 30% रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, जो गुड ऑब्जर्वर होगा उसका ए की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। और जब ए की वैल्यू ज्यादा होगी, ए की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। फॉर गुड ऑब्जर्वर द वैल्यू ऑफ ए इज हाई, ए इज हाई। अब देखो, ध्यान से सुनो। अगर जो कोई बॉडी सराउंडिंग से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर जो कोई बॉडी सराउंडिंग से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी उतना एनर्जी रिलीज भी कर देगी। इसका मतलब अगर जो कोई बॉडी गुड एब्जॉर्बर होगा तो गुड इमिटर भी होगा, एंड दिस इज कॉल्ड किरचॉफ लॉ। आगे हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि इसको कंसेप्ट को माइंड में डाल लो कि जो बॉडी जितना गुड एब्जॉर्बर होगी उतना वो गुड इमिटर भी होगा। क्या? गुड एब्जॉर्बर इज गुड इमिटर। इसी को क्या है?
Kirchhoff law of radiation. Discuss in next class. ओके, तो ये वीडियो आपके लिए दिक्कतमय होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार सोचिए, बार बार करने की कोशिश करिए। एटलीस्ट 2 बार आप देखिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। बिकॉज दिस वीडियो इज न्यू फॉर यू, that it may be happen that some concept you are not able to get into in your mind, because and there is lot of confusion which is related to notation also, because generally we denote E for energy in this particular chapter, a particular concept we denote E for emissive power. And one more thing, emissive power is not a power as general we study in work power energy, because general SI unit of power is watt, whereas emissive power SI unit is watt per meter square. I just want to say the concept of emissive power and the concept of power is totally different. Okay, so I think it is sufficient for today. In next lecture we will continue with the some topic with other concept also. So bye bye, thank you very much.